सभी को नमस्कार और ग्लोबल आइज में आपका स्वागत है। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हफ्ते हम उन कहानियों और मुद्दों पर गहराई से चर्चा करते हैं जिनका सामना हम आज की दुनिया में कर रहे हैं। आइए देखें कि आज रात के शो में हमारे पास क्या क्या आने वाला है। एआई की बड़ी कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की तैयारी में हैं। वहीं ओपन एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स का मूल्यांकन $1 ट्रिलियन तक पहुंच रहा है। तो क्या एआई लंबे समय तक चलने वाली लहर बनने जा रही है या फिर ये अगला .com बबल हो सकता है जिसमें फूटने का खतरा है? क्या लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गुप्त चीनी एजेंटों के लिए ग्राउंड जीरो बनता जा रहा है, जो सरकारी और सैन्य कर्मचारियों से टॉप सीक्रेट्स उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सा बड़ा देश पहला बन रहा है जो लोकप्रिय वजन घटाने वाली दवा ओजेम्पिक को आम लोगों के लिए, यानी जिनकी जेब गहरी नहीं है, उनके लिए भी उपलब्ध करा रहा है? और अब कुछ सुर्खियों में छाई खबरें। अमेरिका हाई अलर्ट पर है क्योंकि एक नया मांस खाने वाला परजीवी मेक्सिको से अमेरिका की सीमा की ओर बढ़ रहा है। USDA के अनुसार न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म पिछले 1 साल में मेक्सिको में फैल रहा है और अब टेक्सास में भी पाया गया है। ये परजीवी 3 हफ्ते के बछड़े में पाया गया था। स्क्रू वॉर्म परजीवी मक्खियां हैं जिनकी मादा खुले घावों और स्तनधारियों की झिल्लियों में अंडे देती है, जिससे पालतू जानवर भी प्रभावित होते हैं और ये जानलेवा हो सकता है। टेक्सास में 1.2 करोड़ से अधिक मवेशी हैं और ये अमेरिका के बीफ उत्पादन का 15% है। अब टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट से सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि सब जान लें कि न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म के फैलाव को रोकने और उसका इलाज करने के लंबे समय से स्थापित तरीके मौजूद हैं। एक इलाज और रोकथाम जिसे संघीय सरकार ने पहले भी लागू किया है। स्क्रू वॉर्म हमारे प्यारे पालतू जानवरों के लिए भी खतरा पैदा करता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इंसानों में संक्रमण फैलने की संभावना बहुत कम या न के बराबर है। बोलीविया की ओर रुख करते हैं। वहां विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दसियों हजार किसान, खनिक और आदिवासी समुदाय राष्ट्रपति रोड्रिगो पास के इस्तीफे की मांग को लेकर जुट रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा समय से उन्होंने देश की प्रमुख सड़कों पर करीब 100 अलग-अलग नाकेबंदियां कर दी हैं। इस सप्ताह देश के सबसे बड़े कृषि औद्योगिक क्षेत्र की एक प्रमुख सड़क पर 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए जब वे संख्या में कम थे और पीछे हटना पड़ा। राष्ट्रपति पास पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे देश के पिछले 4 दशकों के सबसे बड़े आर्थिक संकट, जिसमें 15% महंगाई है, का जवाब देने में असफल रहे हैं। अल्बानिया में हजारों लोग एक लग्जरी रिजॉर्ट के विरोध में हैं, जिसे जैरेड कुशनर से जुड़ी कंपनी का समर्थन है, जो ट्रंप के दामाद और अमेरिका के मध्य पूर्व दूत हैं। अल्बानियाई झंडे, बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और $1.6 अरब परियोजना पर अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। तट के पास एक द्वीप पर, जो एक संरक्षित वेटलैंड के बगल में स्थित है, जहां फ्लेमिंगो, सील और समुद्री कछुए जैसे सभी प्रकार के जानवर रहते हैं, और यही वो जगह है जहां वे अपने घोंसले भी बनाते हैं। हम सब मिलकर अपने देश, अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं और मैं अपने बच्चों की सुरक्षा कर रही हूं ताकि 20 साल बाद वे एक खुशहाल जीवन जी सकें। और मुझे नहीं पता, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका अंत सभी के लिए अच्छा होगा। ये लगभग 2 वर्ग मील का द्वीप न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से लगभग 2 गुना बड़ा है, लेकिन इस वर्तमान प्रस्ताव के तहत केवल भूमि के एक हिस्से का ही विकास किया जाएगा। ये विकास से जुड़े अधिकारियों के अनुसार है। अब एशिया में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने बिजनेस और स्टार्टअप्स मंत्री को प्रधानमंत्री चुना है। अगर संसद मंजूरी देती है तो हाँ, 20 साल में पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। अगर वे चुने जाते हैं तो उनसे देश के एआई परिवर्तन का नेतृत्व करने की उम्मीद है, जो दक्षिण कोरिया की आर्थिक वृद्धि के लिए आशाजनक होगा। और अब हम शिखर पर पहुंच गए हैं। तो क्या एआई न केवल हमारे इंटरनेट सर्फ करने, टेक्स्ट लिखने, इमेज बनाने और बहुत कुछ करने के तरीके को बदल रहा है, बल्कि सवाल ये है कि ये बुलबुला फूटे बिना हमें वास्तव में कितनी दूर तक ले जा सकता है।
आज रात हमारे पैनल और बहस में न्यूयॉर्क सिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टीफन वोरहैफ्टिग, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट टीएमटी इक्विटी रिसर्च, और साथ ही दिमित्रिस अविलातोस, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑरोरा मैक्रो स्ट्रेटजीज। हमारे साथ जूम पर i24 न्यूज इंग्लिश के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ओवन ऑल्टरमैन जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। बहस शुरू करने से पहले थोड़ा पृष्ठभूमि जान लेते हैं। एआई अब केवल सिलिकॉन वैली का प्रयोग नहीं है। ये लोगों के वेब सर्च करने, ईमेल लिखने, इमेज बनाने, सॉफ्टवेयर कोड करने, वीडियो बनाने और यहाँ तक कि अपने व्यवसाय के कुछ हिस्सों को चलाने के तरीके को भी बदल रहा है। लेकिन जैसे जैसे एआई बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे सवाल भी बड़ा होता जा रहा है। इस उछाल में कितना सच और कितना प्रचार है? निवेशक एआई कंपनियों में भारी निवेश कर रहे हैं। एंथ्रोपिक और ओपन एआई जैसी कंपनियां ऊंची वैल्यूएशन पर हैं, जबकि चिप्स, डेटा सेंटर्स और कंप्यूटिंग पावर की लागत बढ़ रही है। रॉयटर्स ने चेतावनी दी है कि असली सवाल ये नहीं है कि एआई का उछाल कब खत्म होगा, बल्कि ये है कि जब ये खत्म होगा तो बाजारों का क्या होगा। इसी समय प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होती जा रही है। चीनी कंपनियां जैसे डीपसीक कम लागत में शक्तिशाली एआई मॉडल बना रही हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों पर दबाव है और निवेशक मौजूदा नेताओं के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही रोजगार का सवाल भी है। एआई तेज काम करने में मदद करता है, लेकिन ये लेखक, डिजाइनर, कोडर, शोधकर्ता, ग्राहक सेवा एजेंट और ऑफिस कर्मचारियों के काम भी बदल सकता है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि कुछ नौकरियां पहले ही उन भूमिकाओं में खत्म हो रही हैं जहां एआई मानव कार्य को बदल सकता है, जबकि अन्य भूमिकाएं बढ़ रही हैं जहां एआई कर्मचारियों का समर्थन करता है, उन्हें बदलता नहीं है। अब बहस ये नहीं है कि एआई अर्थव्यवस्था बदलेगा या नहीं, ये पहले ही शुरू हो चुका है। असली सवाल है, क्या यह स्थायी तकनीकी क्रांति की शुरुआत है या एआई की तेज दौड़ में बुलबुला फूट सकता है इससे पहले कि दुनिया तैयार हो। तो यही है ट्रिलियन डॉलर का सवाल। अगर हम ओपन एआई की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी कहा, तो अब हम अपना पैनल शुरू करने जा रहे हैं। हम स्टीवन के साथ शुरू करेंगे। आपके पास जवाब देने के लिए 30 सेकंड हैं, फिर हम गहरे सवालों पर जाएंगे। तो एक बार फिर, क्या ये एआई बूम सच में असली है या ये एक बुलबुला है जो हर तरह से फूट सकता है, चाहे वो हमारी जेब हो, हमारे निवेश हो या इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जानकारी और हर तरह की चीजें बनाने के लिए हो। तो हम स्टीवन से शुरू करेंगे। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि ये पूरा एआई विस्तार एक बूम है। ये वैसा नहीं है जैसा हमने पहले देखा था, जैसे 1990 के दशक के अंत में .com बबल के साथ हुआ था। मुझे लगता है ये चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि इन एआई टेक्निक्स में निवेश करने वाली कंपनियों की बैलेंस शीट और फ्री कैश फ्लो प्रोफाइल मजबूत है। मुझे लगता है कि ये .com बबल से थोड़ा अलग है, जहां तब शुरुआती स्टार्टअप्स ने बहुत कैश चलाकर बबल को बढ़ाया था। मुझे लगता है कि हम एआई क्रांति की शुरुआत में ही है, जो अब सामने आ रही है। ठीक है, दिमित्रिस, आपकी राय क्या है? आप सहमत है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि इस तकनीकी क्रांति के बारे में सबसे दिलचस्प बात, जैसे हर दूसरी तकनीकी क्रांति में होती है, ये है कि ये दोनों हो सकती है। ये असली भी हो सकती है और एक बुलबुला भी। 19वीं सदी के अंत में रेल मार्ग एक प्रमुख तकनीक थे और आज भी लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। इससे एक वित्तीय बुलबुला भी बना। स्टीफन द्वारा बताए गए .com बुलबुला और उसका पतन असली तकनीक पर आधारित था। आज हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब भी एक बुलबुला था। दोनों संभव है। ये लंबी अवधि में परिवर्तनकारी हो सकता है और साथ ही अल्पकाल में बहुत ऊंचे मूल्यांकन भी पैदा कर सकता है। और हाँ, बिल्कुल जैसे हर चीज में होता है, ये सब कुछ काला या सफेद नहीं है। और अब ऑल्टरमैन अपनी राय देने वाले हैं। तुम्हें क्या कहना है मेरे दोस्त? एमिली, ये 2-1 पर खत्म होगा क्योंकि मैं उनका पक्ष लेने वाला हूं। मैं दिमित्रिस के साथ हूं। देखो, जब आप इस पर लेख और टिप्पणियां पढ़ते हैं तो 19वीं सदी के रेलवे, 2000 के दशक के .com बबल और इनके बीच की हर चीज के उदाहरण सामने आते हैं। अगर यहां बबल ना होता तो ये अजीब होता, जैसे डेटा सेंटर्स में बाहरी निवेश। ये 19वीं सदी में रेलवे ट्रैक बिछाने जैसा है और यहाँ 2 बड़े जोखिम भी हैं। एमिली, आपने चीन और चीनी कंपनियों का जिक्र किया जो असममित तरीके से अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ सकती हैं और नियामकीय जोखिम भी हो सकते हैं। मैग्निफिसेंट 7 नाम की हमारी 7 कंपनियां शेयर बाजार के मार्केट कैप का लगभग 60% हिस्सा है, जो बहुत बड़ा है। क्या नियामक बड़ी कंपनियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकते हैं और इससे उनकी वैल्यूएशन प्रभावित हो सकती है? समय समाप्त हो गया है, हमें आपके पास फिर से लौटना होगा।
ठीक है, हम इसे क्रम में और बिना किसी भ्रम के रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप सभी हमारे साथ दूर से जुड़ रहे हैं। तो हम फिर से क्रम में चलेंगे, स्टीवन से शुरू करते हुए। तो सवाल है कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां उन्हें जो वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं उनके लायक है या नहीं? क्या आपको लगता है कि उनकी वैल्यू ज्यादा बताई गई है और तकनीक के बावजूद इससे उपभोक्ताओं या निवेशकों को परेशानी हो सकती है? मेरा मतलब है, मुझे लगता है ओपन एआई और एंथ्रोपिक दोनों के मूल्यांकन उचित है। मेरा मतलब है, हम ऐसी कंपनियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने ऐसी अभूतपूर्व विकास दर देखी है जैसी हमने पिछले 20 सालों में किसी भी उद्योग में नहीं देखी, और यही दोनों कंपनियों के साथ हो रहा है। एंथ्रोपिक ने $47 अरब की वार्षिक रन रेट हासिल की। ओपन एआई ने भी $25 अरब की वार्षिक रन रेट हासिल की है। ये कुछ साल पहले ओपन एआई के लिए $2 अरब और एंथ्रोपिक के लिए 0 से बढ़कर यहां तक पहुंचा है। तो इन एआई क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों से जो अभूतपूर्व वृद्धि हम देख रहे हैं, यही वजह है कि वे अभी जो वैल्यूएशन पा रहे हैं उसके हकदार है। दिमित्रिस, क्या आप सहमत हैं या असहमत? और ये जो इतने सारे प्रतियोगी हैं, क्या इससे इस मामले में फ्री मार्केट पर भी असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि ये कंपनियां फिलहाल प्राइवेट फंडिंग से चल रही हैं और इनके पीछे बहुत गंभीर कारण है जो असली पैसे के साथ इन वैल्यूएशंस को सपोर्ट करते हैं। तो क्या वे इस वैल्यूएशन के हकदार हैं? बिल्कुल है। लोग उसी वैल्यूएशन पर निवेश कर रहे हैं। अब जब ये शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगी तो मुझे लगता है कि एक सवाल जरूर उठेगा, क्या इसमें जोखिम होगा? क्या ये वैल्यूएशन आईपीओ के बाद और 2-3 सालों तक बनी रहेगी? और मुझे लगता है कि इसका जवाब है कि हम नहीं जान सकते। यही जोखिम है, और बिना जोखिम के आप इक्विटी मार्केट या किसी भी अन्य मार्केट में रिटर्न्स नहीं कमा सकते। तो हाँ, बिल्कुल, वे जिस वैल्यूएशन के हकदार है वो उन्हें मिल रही है। लोग इसमें असली पैसा लगा रहे हैं। क्या ये 2-3 साल में चलेगा? कौन जानता है। यही जोखिम है और इसी वजह से रिटर्न मिलता है। समय बताएगा। जब भी आर्थिक प्रगति होती है, इतिहास ने बार बार इसे साबित किया है। ओवन, आपके क्या विचार है? देखो एमिली, ये कंपनियां सच में क्रांतिकारी काम कर रही हैं, इसमें शक नहीं। आखिरकार सिद्धांत रूप में कोई ना कोई कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। हमें नहीं पता ये वर्तमान या भविष्य का मूल्य है, क्योंकि इन कंपनियों के मूल्यांकन और शेयर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और संभावित प्रतिस्पर्धी हैं, खासकर चीन में, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ की परिस्थितियां सच में सतर्कता बरतने की मांग करती हैं। मुझे लगता है ये खतरे का संकेत है कि न्यूयॉर्क में शेयर मूल्यांकन का बड़ा हिस्सा कुछ ही कंपनियों से है। इससे निवेशकों के पैसे और रिटायरमेंट फंड्स की एक बड़ी रकम सिर्फ कुछ ही कंपनियों के पास चली जाती है। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और इसका क्या मतलब है जब हमारा इतना सारा पैसा और हमारा भविष्य इतनी कम कंपनियों और इतने कम लोगों के फैसलों पर टिका हुआ है। और जैसा कि आप चीन के पहलू की बात कर रही हैं, हमें पता है कि वे चीजों को बहुत जल्दी और बहुत सस्ते में बना सकते हैं। कैसे, कितनी जल्दी ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है जो इन दूसरी कंपनियों के दामों और शेयरों को भी प्रभावित करेगा? मुझे लगता है ओवन, अगर आप इसे पूरा करना चाहें तो कर लें, फिर हम स्टीफन और दिमित्रिस के पास जाएंगे। बिल्कुल, कहना मुश्किल है, लेकिन चीन एक असममित युद्ध लड़ रहा है जबकि वह वैश्विक शक्ति है। एआई में भी यही स्थिति है। अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के कारण इसे वे सेमीकंडक्टर्स और एआई चिप्स नहीं मिल रहे जो अमेरिकी कंपनियों को आसानी से मिलते हैं। ये स्पष्ट रूप से ट्रंप और बाइडेन दोनों के दौर में एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई अमेरिकी नीति है। लेकिन चीनी कंपनियों ने खुद को ढालने के तरीके ढूंढ लिए हैं और अपनी सीमाओं के कारण वे और भी ज्यादा समझदार बन रही हैं और उन्हें समझदार बनने के लिए मजबूर किया गया है। हमने देखा कि जब डीपसीक का मॉडल सामने आया तो किस तरह का झटका लगा। चीनी कंपनियों ने ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो अमेरिकी कंपनियों जितने अच्छे तो नहीं, लेकिन काफी सस्ते हैं। ओपन सोर्स में जानकारी डालकर उन्होंने बाजार पहुंच बढ़ाई है। चीनी लोग अलग तरीके से काम कर रहे हैं जिससे उन्हें फायदा हो सकता है। फिर से इससे उन लोगों के लिए जोखिम बढ़ जाता है जिनमें से हम में से कई लोग किसी न किसी रूप में सीधे या परोक्ष रूप से इन 7 बड़ी टेक कंपनियों में निवेशित हैं। और स्टीफन, अगर चीन सस्ते मॉडल बनाए तो मुक्त व्यापार और बाजारों की आमदनी पर क्या असर होगा? क्या निवेशकों को बड़े सौदे करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए? मैं मतलब है, चाइना से आने वाली चीजों में डीप सीक जैसी कंपनियों से हमें तकनीकी प्रगति दिख रही है। मेरा मतलब है, जब हम सोचते हैं तो ये एआई के कुल बाजार अवसर को भी बढ़ाता है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और वो है जेविन्स पैराडॉक्स का विचार, जिसमें आप इन्फ्रेंस और इन क्षमताओं तक पहुंचने की कीमत को कम करते हैं। समय के साथ ये बाजार खुलेगा। एआई में तकनीकी प्रगति में अमेरिका चीन से आगे है।
मुझे लगता है कि आगे कीमतों पर और चर्चा होगी, लेकिन आने वाले वर्षों में ये बाजार का अवसर बढ़ाता रहेगा। ठीक है, एक और सवाल। दिमित्रिस, आप तैयार हैं? मैं आपको पहले जाने दूंगी। चलिए, नौकरियों पर बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति में लोग चीजें हाथ से सिलते थे और डर गए थे, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। और फिर हमने देखा कि इससे समाज में एक बड़ा बदलाव आया। लोगों को नौकरियां जाने और एआई से इंसानों की जरूरत खत्म होने का कितना डर होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये कहना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं व्यक्तिगत रूप से अगर आपकी नौकरी एआई से खतरे में है तो बिल्कुल आपको डरना चाहिए। अगर डरे नहीं तो कम से कम ये जरूर समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि एआई आपके क्षेत्र में आपको कहाँ प्रभावित कर रहा है। हम अर्थशास्त्री के रूप में ऐसा करते हैं, हम विश्लेषक के रूप में भी ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि सभी को समझना चाहिए कि एआई उन्हें कैसे प्रभावित कर रहा है और उनके पास योजना होनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पर आप जानते हैं, आपने वस्त्र निर्माण का उल्लेख किया, वस्त्र निर्माण ने श्रमिकों की शक्ति को नष्ट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं था कि हमें सभी को काम नहीं करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि एआई एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाएगा जिसमें कोई भी काम नहीं करेगा, कम से कम निकट भविष्य में नहीं। जब मैं निकट भविष्य कहता हूं तो मेरा मतलब है अगले 100 वर्षों में नहीं। एक मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है स्टीव ने जेवेंस पैराडॉक्स का उल्लेख किया। जब अधिक उत्पादक होना आसान हो जाता है तो श्रम वास्तव में और अधिक मूल्यवान हो जाता है। जब हम अधिक पूंजी उस चीज में लगाते हैं जिसे लोग उपयोग कर सकते हैं तो उनका काम और अधिक मूल्यवान हो जाता है। वे इसके साथ और अधिक कर सकते हैं, वे इसके साथ और अधिक उत्पादक और साथ ही अधिक रोचक चीजें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ एक आशावादी पहलू भी है। लोगों को कम उबाऊ काम करने पड़ेंगे और समर्पित लोगों के लिए कहीं ज्यादा रोमांचक काम होंगे। हाँ, मेरा मतलब है एआई टूल्स के साथ निश्चित रूप से दक्षता का फायदा होता है। क्या आपको लगता है कि ये और अधिक उद्यमियों और रचनात्मक दृष्टिकोणों को भी जन्म दे सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी नियमित और उबाऊ नौकरियां एआई द्वारा बदली जा सकती हैं? शायद इससे और अधिक प्रगति होगी। ओवेन, आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस पर पहले जवाब देना चाहेंगे? मुझे जेवेंस पैराडॉक्स बहुत पसंद है। इसके बारे में मैंने कुछ ही हफ्ते पहले जाना था और ये शानदार है। एमिली, इसका अर्थ है कि किसी चीज को लें, जैसे ग्राफिक डिजाइन। ओपन एआई और इन कंपनियों के आने से पहले आपको किसी ग्राफिक डिजाइनर को पैसे देने पड़ते थे ताकि वो आपके लिए किसी चीज का लोगो बना सके जिसे आप चला रहे थे। अब आप एक चैटबॉट पर जा सकते हैं, जैसा कि मैंने कुछ महीने पहले किया था। उसे निर्देश दे सकते हैं और वह तुरंत लोगो बना देता है। आप उससे कुछ मिनट बात करते हैं और आपको यह लगभग मुफ्त में मिल जाता है। इसका मतलब ये होगा कि और भी ज्यादा लोगो चाहेंगे, हम उन्हें अपने वॉलपेपर पर बहुत ही कम कीमत में लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि ग्राफिक डिजाइन की मांग बढ़ेगी और लोगों में इसके प्रति नजरिया और दायरा भी बढ़ेगा। और शायद ज्यादा जटिल प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिन्हें लोग इंसानों से करवाना चाहेंगे। तो जो ग्राफिक डिजाइनर बाहर हैं, वे 90% या 99% प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, लेकिन जो 1% या 10% प्रोजेक्ट्स वे करेंगे वो बहुत बड़ी संख्या में होंगे और वे काफी ज्यादा दिलचस्प भी होंगे। मैं जेवेंस पैराडॉक्स ऐसे ही समझता हूं और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कुछ क्षेत्रों में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी शायद यही हो रहा है और शायद कुछ अन्य क्षेत्रों में भी। ये एक दिलचस्प और कम से कम आशाजनक परिदृश्य है कि एआई कैसा दिख सकता है। बेशक और भी कई परिदृश्य है और ये सब बहुत अनिश्चित है। स्टीफन, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? फिर से पूछूं, क्या लोग ज्यादा रचनात्मक होंगे और शायद वे चीजें करेंगे जो उन्हें अपने रोजमर्रा के काम से ज्यादा पसंद है, वो काम जो एआई कर सकता है? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो अब तक कहा गया है। मेरा मतलब है जब हम उन कुछ प्रगति के बारे में सोचते हैं जो इन नौकरियों से आने वाली है तो वे धीरे धीरे होंगी और हम ये भी ठीक नहीं बता सकते कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होने वाला है। मेरा मतलब है जब हम इन तकनीकी क्रांतियों के बारे में सोचते हैं जो हो रही हैं, तो 1950 के दशक में कुछ नौकरियां थीं जो 2000 के दशक तक आते आते खत्म हो गईं, जब इंटरनेट वास्तव में पूरे एंटरप्राइज इकोसिस्टम में शामिल होने लगा। और हमें भी यही उम्मीद करनी चाहिए। एआई क्रांति के चलते जितनी नौकरियां खत्म होंगी उससे कहीं ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। अभी जो नौकरियां जा रही हैं वे एंट्री लेवल और निचले स्तर की है, लेकिन इससे ऐसे मौके मिलते हैं कि आप आगे बढ़कर उच्च कौशल वाले काम कर सकते हैं और उन नौकरियों के लिए जा सकते हैं जो वाकई में ज्यादा मूल्य प्रदान करती है। और चलिए सरकार के नियमों की बात करते हैं। ये न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वैसे ही प्रभावित करेंगे जैसा हम जानते हैं, बल्कि इसकी आर्थिक और मूल्य की दृष्टि से भी असर पड़ेगा। मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल कई शेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेड हो रहे हैं, इंसान नहीं। क्या ये भी एक कारण हो सकता है?
मेरा मतलब है ये कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को प्रभावित करेगा। मेरा मतलब है सरकारी नियम कानून ये तो खत्म नहीं होने वाले, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा रेगुलेट भी नहीं कर सकते, जैसा कि हमने यूरोप में देखा है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की बात करते हैं तो वहां के लोग तो जैसे पाषाण युग में जी रहे हैं। एआई विकास अब अमेरिका बनाम चीन जैसा हो गया है, लेकिन पूरे उद्योग को रेगुलेट या नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर हम एआई की दौड़ में चीन से पिछड़ सकते हैं। तो ये वाकई में एक अच्छा सवाल है जो बहुत सारे रेगुलेटर्स के सामने आता है कि आप जरूरत से ज्यादा रेगुलेट ना करें, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से इसे एक हद तक रेगुलेट करना भी जरूरी है। और दिमित्रिस, आपका क्या विचार है? पैनल में एकमात्र यूरोपीय होने के नाते मैं स्टीवन से सहमत हूँ। यूरोप में हमारे पास एआई रेगुलेशन है, लेकिन एआई नहीं। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अमेरिका का तरीका कहीं बेहतर है। अब ये बात कहने के बाद और हमने ये एंथ्रोपिक के नवीनतम मॉडल के साथ देखा जिसने साइबर सुरक्षा की कमियां उजागर की, ये जरूरी है कि कंपनियां सरकार के साथ मिलकर काम करें। और मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस ने इसमें वाकई बहुत अच्छा काम किया है, दरअसल सबको एक साथ लाकर और बातचीत में शामिल करके। तो आप जानते हैं महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को पहले संबोधित किया जा सकता है, इससे पहले कि ये चीजें जनता के लिए जारी की जाए। और ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे लगता है कि हर देश को इसका कोई ना कोई हिस्सा होना चाहिए, लेकिन मैं स्टीव से पूरी तरह सहमत हूँ। अत्यधिक नियम कानून उद्योग खत्म कर अर्थव्यवस्था को नई तकनीक का लाभ नहीं लेने देते। एमिली, जब आप अमेरिकी नियमों की तुलना चीन से करती हैं, तो फर्क चौंकाने वाला है। चीन में डीलिंकिंग और डी ग्लोबलाइजेशन बहुत मजबूत है। यह कई उदाहरणों में से सिर्फ एक है। और यह समझना कि इसकी भी सीमाएं हैं। अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों पर गवाही को देखें और यह स्वीकार करना कि सभी अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के बावजूद इन उत्पादों में से कुछ अभी भी चीनियों तक पहुंच रहे हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका केवल इन्हीं पर निर्भर नहीं रह सकता ताकि चीन की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बंद या सीमित किया जा सके। अंत में अमेरिकी कंपनियों को चीनियों के खिलाफ खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हमने पहले चर्चा की कि चीनी विषम युद्ध लड़ रहे हैं और एआई मॉडल बना रहे हैं जो अमेरिकी मॉडलों जितने अच्छे नहीं लेकिन सस्ते हैं, और इससे चीन को बढ़त मिल सकती है। हमने यहाँ इजराइल में और दुनिया के कई हिस्सों में देखा है कि इसने युद्ध को कैसे बदल दिया है ना? सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके बहुत महंगे हथियार प्रणालियों को अप्रभावी बना दिया गया है। एक और परिदृश्य है जैसा मैंने देखा जहां एआई भी उसी दिशा में जा सकता है। तो मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सामान्य समझदारी वाली नियमावली बनाना ताकि इसे बंद किया जा सके या कम से कम इसे टाला जा सके बहुत समझदारी भरा कदम है। साथ ही इस रणनीति की सीमाओं की यथार्थवादी समझ भी जरूरी है। अमेरिकी कंपनियों को अपने फायदे बनाए रखने और अमेरिका को डेटा सेंटर्स की ऊर्जा समस्या हल करने के तरीके खोजने होंगे, जबकि चीनी पक्ष को नवीकरणीय ऊर्जा में अपने निवेश के कारण बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। तो वास्तव में मेरा मतलब है जिन चीजों, चिप्स, ऊर्जा, डेटा सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं, इनकी लागतें एआई की स्थिरता को कैसे प्रभावित करेंगी जब ये आगे बढ़ती रहेगी? स्टीफन, देखिए, हाँ, देखिए ठीक है, मुझे लगता है लोग इसकी तुलना रेल मार्गों से करते हैं, है ना? 19वीं सदी में अमेरिका में रेल मार्ग बिछाए गए थे। जैसा कि हमने इस बातचीत में सुना, वे एक बहुत बड़ी नवाचार थीं। उन्होंने अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक कुशल बना दिया। लोगों ने ट्रेनों से वर्षों तक यात्रा और सामान भेजा। आज भी ये जारी है। उस समय रेल मार्ग जरूरत से ज्यादा बिछाए गए थे। यही जोखिम डेटा सेंटर्स के साथ भी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पर्याप्त डेटा सेंटर्स नहीं होंगे और ये एआई के विकास में बाधा बनेगा। तो ये एक ऐसा कारक है जिसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं जानते। मेरा मानना है कि इतिहास हमें सतर्क रहने और समझने की सीख देता है कि इससे भी बुलबुला बन सकता है। बिल्कुल सही। और साथ ही स्टीफन, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति ने कई तरह की चीजों को जन्म दिया, जैसे कोयला, और वे सभी पर्यावरणीय समस्याएं जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। हाँ, एआई एक तरह से हवा में है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं? ना सिर्फ उन तरीकों में जिनके बारे में शायद हमें अभी पता भी नहीं है, बल्कि जैसा कि हमने बात की थी, इन चिप्स की लागत वगैरह के संदर्भ में भी। मेरा मतलब है जब हम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों ओर पूरी व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, जब हम डेटा सेंटर्स के बारे में सोचते हैं, जब हम बिजली के बारे में सोचते हैं, तो ये वाकई एक दीर्घकालिक खेल है। मैं मतलब है यही चीजें हैं जिसमें सभी बड़ी क्लाउड कंपनियां भारी पूंजी निवेश कर रहे हैं। वे इस साल एआई पर पूंजीगत व्यय पिछले साल से दोगुना कर रहे हैं
और मौके को पाने की कोशिश कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनकी पाइपलाइन में मौजूद काफी मांग के मुकाबले क्षमता अब भी कम पड़ रही है, यानी मांग आपूर्ति से ज्यादा है। यही हम देख रहे हैं। और आप हमेशा कम निर्माण करने के बजाय ज्यादा निर्माण करना पसंद करेंगे ताकि लंबे समय में निवेश पर टिकाऊ प्रतिफल हासिल किया जा सके। ठीक है दिमित्रियस, अंत में आपसे सुनते हैं इस सवाल पर आपके अंतिम विचार। अगर बात को फिर बाजार पे लाए तो समझना जरूरी है कि ये डिप्लॉयमेंट और पूंजी निवेश बहुत महंगा है। ये इतना महंगा है कि गूगल जैसी कंपनियां जिनकी कुछ साल पहले तक साफ बैलेंस शीट थी और कोई कर्ज नहीं था, हर साल अपने शेयर धारकों को नकद लौटाने वाली ये कंपनियां अब सिर्फ वैश्विक ऋण बाजारों में ही नहीं जा रही हैं निवेश के लिए पर्याप्त पैसा जुटाने के लिए, बल्कि इक्विटी बाजारों में भी जा रही हैं। यही हमने पिछले हफ्ते देखा था। फिर मेटा ने शुक्रवार को भी यही करने का ऐलान किया कि वे इक्विटी झुका सकते हैं, जिससे बाजार घबरा गए। और मुझे लगता है आप जानते हैं यार, समझने वाली एक बात यह है कि इसके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और आप जानते हैं मौजूदा मूल्यांकन पर यह देखना बहुत मुश्किल है कि निवेशक जनता और वैश्विक बचत इसे उपलब्ध कराएंगे। तो मुझे लगता है यही खतरा है। पूंजी की जबरदस्त मांग है, आप जानते हैं। क्या बाजार इसकी पूर्ति कर सकते हैं? क्या बाजार गूगल के 80 बिलियन झुका लें, स्पेसएक्स की आईपीओ, एंट्रोपिक की आईपीओ, ओपन एआई की आईपीओ और मेटा द्वारा पैसे जुटा ले? ये सब सिर्फ 6 महीनों के भीतर को संभाल सकते हैं? मुझे लगता है ये अहम सवाल है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये निश्चित रूप से एक दिलचस्प बातचीत थी। मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा और अब देखेंगे आगे क्या होता है, समय नहीं बताएगा। फिर भी एआई हर दिन विकसित होकर बेहतर हो रहा है और हमारे संसार में तेजी से बदलाव ला रहा है। आप सभी का धन्यवाद।